Assalamu alaikum. I hope everybody is doing great. My name is Sana Salman. I'm the US consultant for enablers. आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ that is basically the enablers Blitz Rank वॉल्यूम 4.0। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था, स्पेशली जो बीए बैच के इस वक्त स्टूडेंट्स हैं उनका ये क्वेश्चन आ रहा था कि ये नई स्ट्रैटेजी इस वक्त आई है, नई चीजें इसके अंदर थोड़ी सी हमने ऐड की हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये चीजें क्या होती हैं। तो I thought that let's compile a detailed video about that. हमारे ऑलरेडी जो सीनियर्स हैं सर फारूक मलिक हैं, बिलाल हैं, उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो एक पूरा लाइव सेशन आप लोगों के लिए रन किया था, which was very informative. So if anybody have not seen that session, please go ahead and search that up और उसको जरूर देखें। तो बेसिकली EBR 4.0 है क्या और किस लिए किया जाता है, किन लोगों को इसको सीखना है या समझना है और ये कहाँ पे हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले तो इस बात के ऊपर आते हैं। सिंस जो आप में से बहुत सारे अगर कोई नए VS जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने रिसेंटली अपना ये बूट कैंप खत्म किया है, तो उन लोगों के लिए शायद थोड़ी सी रिलेटिवली नई चीज हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन लोगों को इस चीज की अभी तक समझ आ चुकी है कि ये बेसिकली एक लॉन्च और रैंकिंग स्ट्रेटेजी है इनेबलर्स की पर्टिकुलरली, विच हम शेयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने लोगों के साथ, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से रैंक करवा सकें ड्यूरिंग देयर लॉन्च पीरियड। इसका पहले भी वर्जन आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। जो 3.0 था उसके अंदर आपके पास डिटेल्स थी कि आपने किस तरीके से लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर देखना है, किस तरीके से आपने सैम्पल्स करने, किस तरीके से आपने PPC कैंपेन्स रन करनी है, किस तरीके से आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं पहले तो ये बता देती हूँ कि ये करना क्यों जरूरी है। Obviously this is important to rank the PL listing, so it have everything to do with anybody who is going to launch their PL। ठीक है जी। अब जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं, या जो सबसे बड़ी एक चीज ना इन्वेस्टर समझ पाता है, ना शायद आप लोग उनको समझा पाते हैं, और मैं इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देती हूँ कि काइंडली जब भी आप अपने किसी इन्वेस्टर से बात कर रहे हो, बेशक वो एक BBL लॉन्च की तरफ जा रहा है या फिर वो एक पूरे प्रॉपर कन्वेंशनल लॉन्च की तरफ जा रहा है, he or she needs to understand this fact that everything need to be in the line of the PL कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब PL का कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज अ ब्रांड, यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड, यू आर बिल्डिंग अ कंपनी। ठीक है, उस कंपनी के अंदर आप अगर शुरू से ही ये सोच के चल पड़ते हैं कि यार अच्छा इसकी ब्रांड रजिस्ट्री मुझे करानी है नहीं करानी, इसका ट्रेडमार्क मुझे कराना है नहीं कराना, अगर इस टाइप की चीजें आपके जहन में कि यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे पैसे बचाने हैं, तो काइंडली उस चीज के अंदर मत आए। कोई EBL टाइप की ऐसी चीज कर लें जिससे आपको जस्ट एक एक्सपीरियंस आ जाए। इनेबलर्स हर चीज का कोई ना कोई हल लेके जरूर आपके पास आता रहता है। आई थिंक दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच कम्स अप विद द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम दैट यू गाइज आर फेसिंग एट द मोमेंट। ठीक है, पैसा नहीं है तो क्या करना है, पैसा है तो क्या करना है, पैसा होते हुए भी कंजूस हो तो क्या करना है, उन सब चीजों का हल कोई ना कोई आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जरूर मिल जाएगा। बट आई वुड बी रियली ब्लंट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस थिंग कि बच्चे, तुम्हारा प्रोडक्ट या तुम्हारी सर्विस जिस वक्त तक डाइवर्सिफाई नहीं होगी उस वक्त तक नहीं चलेगी, ना तुम्हारी सर्विस बिकेगी ना तुम्हारी प्रोडक्ट चलेगी। यू हैव टू ऐड डाइवर्सिफिकेशन। सो व्हाट EBR 4.0 is basically, it is being diversified through the experience of our R&D team, through the experience of our seniors, जिन्होंने ये पूरा, देखो एक प्लेटफॉर्म ना इवॉल्व होता रहता है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब PL करना शुरू किया था बैक 2-3 years ago, 2-2.5 साल पहले, उस वक्त हम ऑटो कैंपेन को बस चला के छोड़ देते थे और उसके बाद उसके अंदर से देखते थे क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा। अब हमारी स्ट्रेटजीज चेंज हो गई हैं। क्यों चेंज हो गई हैं? बिकॉज Amazon as a platform is growing, the strategies are being changed every other day, there is a new strategy। जिस तरीके से पहले कोई चीज रैंक होती थी अब उस तरीके से नहीं हो रही। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन
Amazon is doing diversification to its platform. That's what you need to learn. कि बेटा अगर हलीम भी बेच रहे हो तो 7 दिन एक बंदे को हलीम तो नहीं खिला सकते. You have to diversify. ठीक है, पहले कुन्ना था, फिर कुन्ना गोश्त आया, अब कुन्ना बिरयानी आ गई है. So you have to diversify your product and you have to diversify your services as well and your ranking strategies as well. तब जाके कहीं आपकी प्रोडक्ट उस तरीके से बिकना शुरू होती है जिस तरीके से एक पीएल की रैंकिंग होनी चाहिए या उसकी सेल्स होनी चाहिए. ठीक है, तो अब आते हैं कि क्या डिफरेंस क्या है EBR 3.0 के अंदर और EBR 4.0 के अंदर. अच्छा जी, जो पहला था, आई हैव बोथ ऑफ द स्लाइड्स ओपन साइड बाय साइड विद मी ताकि मैं आप लोगों को कंपेयर करके बता सकूं कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है. बहुत सारी चीजें सेम हैं, कुछ चीजें हैं जो अब Amazon एक्सेप्ट नहीं करा या उन चीजों के ऊपर वो रैंक नहीं करा प्रोडक्ट्स को, तो हमारी R&D टीम ने उसके ऊपर रिसर्च करके उन चीजों को चेंज किया है. आप लोगों के लिए नई टेक्निक्स लेके आए हैं जिसको सीख के आप लोग बेहतर तरीके से अपनी या अपने किसी भी क्लाइंट की प्रोडक्ट्स को रैंक करवा सकते हैं. सो लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट इज द पॉइंट नंबर 1. सो पॉइंट नंबर 1 इन बोथ ऑफ द वर्जन्स वाज द लिस्टिंग क्रिएशन. ठीक है, लिस्टिंग क्रिएशन हमने 3.0 में भी कहा था कि द लिस्टिंग creating date should be 20 days beyond the expected arrival of the shipment. ये था EBR 3.0 के अंदर. 4.0 में हमने क्या इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की है, वो ये है दैट द लिस्टिंग डेट जिसके ऊपर आपने जो लॉन्च और रिलीज डेट है आपकी, वो फ्यूचर की डेट होनी चाहिए एटलीस्ट अ मंथ लेटर देन योर इन्वेंट्री इज गोइंग टू बी रिसीव्ड. ठीक है, अब ऐसा क्यों किया है या क्यों बता रहे हैं आपको ऐसा करने के लिए, क्योंकि जो पुराने लोग हैं या जो नए लोग भी हैं अगर जिन्होंने पढ़ा है, सो यू माइट हैव हर्ड द नेम अबाउट हनीमून पीरियड ऑफ योर लिस्टिंग. ठीक है, उसके अंदर Amazon बेहतर तरीके से आपकी लिस्टिंग को आपको मौका दे रहा होता है, आपको चांस दे रहा होता है कि भाई आप अपनी लिस्टिंग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको दे रहा होता है कि बेहतर तरीके से अगले पेजेस के ऊपर दिखाने के लिए. सो दैट इज कॉल्ड द हनीमून पीरियड बेसिकली. सो व्हेन यू डू दिस स्ट्रैटेजी, जब आप अपनी लिस्टिंग की जो लॉन्च और रिलीज डेट है वो इस तरीके से सेट करते हो कि मेरी Amazon के वेयर हाउस में जब इन्वेंट्री पहुंचनी है उसके लेटर एक मंथ बाद की मैं उसके अंदर डेट डाल देता हूं, तो या और उसके बाद में आप एडिट भी कर सकते हो. ऐसा नहीं कि आपने एक दफा अगर एक डेट डाल दिया वो चेंज नहीं हो सकती. यू कैन सी दैट व्हेन योर इन्वेंट्री इज रीचिंग एंड यू कैन एडजस्ट दैट डेट एज वेल. तो सबसे पहली चीज तो लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर पहले 20 दिन का कहते थे, अब वी आर टेलिंग कि एटलीस्ट अ मंथ लेटर की डेट आपने एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री के अराइवल से आपके Amazon वेयर हाउस के अंदर की डालनी है. ठीक हो गया जी, पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर. पॉइंट नंबर 2 इज द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मुझे आए थे, आई विल एड्रेस दैट एज वेल. पॉइंट नंबर 2 इज द प्राइसिंग. सो EBR 4 क्या कहता है? EBR 4 ये कहता है कि योर प्राइस शुड बी एट द ब्रेक इवन एट द लॉन्च and to be increased once the double digit reviews are achieved in your listing. ठीक है, डबल डिजिट रिव्यूज का मतलब क्या? मतलब 11, 12, 13, 14, 15 जब रिव्यूज हमारे पास आ जाए डबल डिजिट्स के अंदर, उसके बाद हमने अपनी प्राइस इंक्रीज करनी है. तब तक हमने ब्रेक इवन प्राइस पे बेचना है. अच्छा, अब इसके पीछे लॉजिक समझ लीजिएगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या आती है. आपके जितने भी, आप अभी समझे लॉन्च कर रहे हैं, आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं इस वक्त, वो ऑब्वियसली आपसे पहले के मार्केट में बैठे हुए हैं, तो उनकी प्राइसेस जो हैं वो आपकी प्राइस से ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ज्यादा ही होंगी क्योंकि उनकी लिस्टिंग्स ऑलरेडी थोड़ी रैंक हो चुकी हैं. आपने अपनी ब्रेक इवन प्राइस, ब्रेक इवन क्या प्राइस होती है जिसके ऊपर ना मैं कोई फायदा कर रही हूँ ना मैं कोई नुकसान कर रही हूँ अपना. ठीक है, पहले इस चीज को समझेंगे, उसके बाद फिर PPC से रिलेटेड इसका क्वेश्चन समझेंगे. ब्रेक इवन प्राइस के ऊपर मैं अपनी प्राइस रखूंगी अपनी लिस्टिंग की, अपनी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग फेज के अंदर. उसके बाद जब मेरे पास रिव्यूज डल जाएंगे, अब वो रिव्यूज कैसे डलाने हैं उसका भी तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे, वहां पे भी कहानी में ट्विस्ट आया आप लोगों के लिए, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दोस ट्विस्ट्स. तो जब मेरे पास रिव्यूज आ गए इतने कि वो एटलीस्ट डबल डिजिट्स के अंदर हैं, तब मैंने अपनी प्राइस करनी शुरू की इंक्रीज. क्यों? क्योंकि जब तक वो रिव्यूज आए हैं तब तक मेरी लिस्टिंग रैंक हो चुकी है.
ठीक हो गया जी, पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर। लेट्स गो ऑन पॉइंट नंबर 3, दैट इज द सैबोस। ठीक है, अब सैबो क्या थे, अगर किसी को नहीं पता तो हम बहुत दफा बता चुके हैं, बाकी सारे मेंटोर्स भी बता चुके हैं बहुत दफा, कि सैबोस इज बेसिकली द स्ट्रेटेजी फॉर सर्च एंड बाय ऑर्डर्स, जिसके तरीके से आप अपनी सेल्स वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। सेल्स वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि मेरी अमेजोन की लिस्टिंग के ऊपर डेली की जो सेल्स आ रही हैं वो ज्यादा है। ठीक है, अब वो मतलब ऑर्गेनिकली तो इमीडिएटली आपने लॉन्च किया है, आपकी प्रोडक्ट कहीं 8वें 10वें पेज के ऊपर है, आप कह रहे हैं यार मेरे पास पीपीसी का बजट भी नहीं है, तो क्या घंटा उसने रैंक होना शुरू होना है? उसकी रैंकिंग होने के लिए आपके पास सेल्स, रैंकिंग कैसे होती है, सेल्स आएंगी, अमेजोन को लगेगा ये अच्छा सेलर है, इससे लोग खरीद रहे हैं, वो रैंक ऊपर जाता जाएगा, पोजीशन ऊपर जाती जाएगी। दैट्स हाउ द रैंकिंग प्रोसेस वर्क्स। ठीक है, सेल्स नहीं आएंगी, आपकी लिस्टिंग पीछे जाती जाएगी, सीधी सीधी बात है। अब वो सेल्स लाने किस तरीके से हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं, हम लिस्टिंग प्रमोटर्स को यूज करते हैं। पहले हम क्या करते थे, हम एक डिफरेंट चैनल यूज करते थे विच वाज कॉल्ड रिबेट साइट्स। ठीक है, हम रिबेट साइट्स के ऊपर जाके डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट दे देते थे, और इस तरह की चीजें दे के तो अपने पास रिव्यूज डलवा लेते थे। What have been changed in the EBR4 strategy is that नंबर 1, द सैबोस क्वांटिटी हैज बीन इंक्रीज्ड। पहले हम 2 से 3 सैबोस पर डे करने के लिए कह रहे थे EBR3 के अंदर। अब हमारे एक्सपीरियंस से हमें ये समझ आई है कि भाई आप एटलीस्ट 5 to 7 सैबोस करेंगे, एंड दोज सैबोस आर गोइंग टू बी अगेंस्ट योर मेन कीवर्ड और योर मिड रेंज कीवर्ड फॉर एटलीस्ट 7 to 8 days डेली। ठीक है, आपने डेली के 5 से 7 सैबोस कराने हैं मिड या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर अपने एटलीस्ट 7 से 8 दिन तक। और जो सबसे मेन चीज इसके अंदर आप लोगों को बार बार एम्फसाइज की जा रही है, दैट इज डू नॉट टेक द रिव्यूज ऑन दैट। सैबोस लिस्टिंग प्रमोटर्स के थ्रू कराए जाते थे, या फिर आप अपने जो भी बायर आपके पास अगर कोई है उसको आप अपनी उस प्रोडक्ट का जो है वो लिंक या जो भी कीवर्ड था वो दे के पहले ये करते थे कि उसके ऊपर उससे क्वेश्चन करवाया, उसके बाद उससे वो ऐड टू कार्ट करवाया, उसके बाद उसने वो खरीदा और फिर कुछ अरसे बाद जाके आपको रिव्यू छोड़ दिया। नाउ यू डू नॉट वांट और यू डू नॉट आस्क देम to give you a review through Sabo orders. Why is that being done? Because Amazon have strictly taken a lot of actions against the paid reviews. ठीक है, जो सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे थे, जो लोग पेड रिव्यूज डलवा रहे थे, उसके ऊपर अब Amazon ने बहुत ज्यादा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। So you do not want to mess with the system, you do not want to get into that domain in where Amazon आपकी लिस्टिंग को डी रैंक करते। Amazon अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, अगर वो पेड रिव्यू या इस तरह की कोई मैनिपुलेशन रिव्यूज के सूरत में आपकी पकड़ लेता है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टिंग को बगैर कुछ के आपको उसने डी रैंक कर देना है, और वो इतना बुरा डी रैंक करना है कि फिर आप उसको खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा पीपीसी के थ्रू भी। ठीक है जी, तो आपने अब नंबर ऑफ सैबोस इंक्रीज करने हैं, 5 to 7 सैबोस होने हैं मिड रेंज के की और या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर होने हैं, और उसके ऊपर हमने रिव्यूज बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, उससे आप क्वेश्चन जरूर करवा सकते हैं अगर आपका कोई इस तरह का बायर है जो उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी प्रोडक्ट सर्च करता है, तो उससे कहें बेशक वो क्वेश्चन पूछे, नीचे लिंक में जाके देयर इज अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, अगर आप देखते होंगे तो वो हर प्रोडक्ट के नीचे उसका आ रहा होता है, तो वो क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। एक ऑर्गेनिक तरीके से वो आया, उसने उस कीवर्ड से वहां पे वो कीवर्ड सर्च आपका टाइप किया, प्रोडक्ट ढूंढी, उसने नीचे क्वेश्चन पूछा आपसे, आपने उसका जवाब दिया, उसके बाद उसने वो प्रोडक्ट खरीद ली, तो अमेजोन को ऐसा लगता है कि दैट दिस इज अ जेन्युइन बाइंग विच हैव बीन डन फॉर दिस सेलर। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात कि सैबोस पे हमने रिव्यू नहीं डलवाने, सैबोस 5 से 7 करने हैं मेन कीवर्ड या मिड या और अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर। अच्छा, फोर्थ पॉइंट अब इसके अंदर आता है विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हैव बीन हाईलाइटेड इज द पीपीसी कैंपेन्स। ठीक है, अब इसके अंदर पीपीसी कैंपेन्स कैसे चलनी है, किस किस तरह की चलानी है आपने, और उनकी क्या स्ट्रेटेजी आपने रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब इससे पहले मैं लेट मी गो बैक एंड देन गिव यू द आंसर ऑफ वन क्वेश्चन विच वाज बीइंग आस्क्ड was that कि हमने तो ब्रेक इवन पे लॉन्च में प्राइस रखी हुई है और यहाँ से हम सैबोस भी कर रहे हैं और यहाँ से हम पीपीसी भी कर रहे हैं, तो हम तो बहुत ज्यादा बर्न आउट हो रहे हैं। आपके जो क्लाइंट है उसने तो रोना पिटना डाल देना है कि भाई ये क्या, ये तो मैं लॉस में जा रहा हूँ। सो बट
The approach is basically, or the answer that you need to tell that investor or yourself is that this is an investment into your business. ठीक है, जिस वक्त भी आप कोई फिजिकल बिजनेस अपार्ट फ्रॉम दिस एज वेल शुरू करते हैं, आपको पास से पॉकेट से पैसा लगा के उसका रेंट, उसकी स्टाफ की सैलरीज, उसको एक रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए आपको पैसा पास से जेब से लगाना पड़ता है. दोज हु आर एंटरप्रेन्योर्स, दे विल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की नहीं डलती. यू हैव टू हैव दैट गट, यू हैव टू हैव दैट लॉन्चिंग बजट सेपरेटली कि यार ये अगर मेरा बर्न आउट होगा भी तो मैं इसके अंदर लगाऊंगा. दैट इज नॉट योर लॉस. कंसिडर, डू नॉट कंसिडर दैट एज योर लॉस. दैट इज योर रैंकिंग. आप एक वो पैसा खर्च करके अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं. आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही है, रैंक नहीं होगे, सेल्स नहीं आएंगी, तो क्या फायदा उस पैसे को बचा के रखने का. ठीक है, सो रादर इन्वेस्ट दैट एंड गेट योरसेल्फ अप इन द मार्केट एंड गेट मैक्सिमम सेल्स फॉर योर प्रोडक्ट. ठीक हो गया जी. ओके, द एटीट्यूड बिहाइंड काउंट्स. देखो, कोई भी काम जिंदगी में शुरू करो ना, उसके पीछे जो विनिंग एटीट्यूड होगा ना, दैट इज द की फैक्टर दैट यू आर मिसिंग राइट नाउ. आई विल बी वेरी ब्लंट एंड अपफ्रंट विद यू. सीधी सीधी बात है जी, जब तक आपका विजन नहीं होगा, जब तक आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी, जिगर नहीं होगा ना, वो कहते हैं ना, धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जिगर होना जरूरी है. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जिगरा होना चाहिए कि भाई ये मैं पीएल लॉन्च कर रहा हूँ, ये चीजें हैं जो मुझे चाहिए. ब्रांड रजिस्ट्री करानी है, बिल्कुल करानी है. ट्रेडमार्क कराना है, बिल्कुल कराना है. ईबीसी कंटेंट चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, फुल फ्लैज किस्म का बना हुआ, प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ होना चाहिए. प्रोडक्ट की पैकेजिंग होनी चाहिए, एक्सेलेंट किस्म की होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि Amazon is getting tougher and tougher. If you want to sell cheap products, if you want to sell unbranded products, don't go in Amazon. Don't have high hopes about it. You have to face the reality of the market that is being there. Market is competitive, the niches are competitive. Amazon is getting day and day more competitive and more strict about non-serious sellers. देखें, आप ब्रांडिंग नहीं करते, आप प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, दैट गिव्स अ फीलिंग अबाउट हु यू आर बेसिकली. ठीक है, दैट इज नॉट बीइंग ट्रीटेड एज अ प्रोफेशनल सेलर. खाली प्रोफेशनल अकाउंट बना लेने से, $39 मंथली के दे लेने से आप एक प्रोफेशनल सेलर नहीं बन जाते. इट टेक्स अ लॉट टू बी अ प्रोफेशनल सेलर. सो डेवलप दैट प्रोफेशनलिज्म इन योरसेल्फ, डेवलप दैट माइंडसेट इन योरसेल्फ दैट यू आर अ प्रोफेशनल सेलर. अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं जी, पीपीसी कैंपेन. पीपीसी कैंपेन में जी क्या चीज चेंज हुई है? पीपीसी कैंपेन सबसे पहले तो हमने जो लॉन्च करनी है वो आपकी ऑटो कैंपेन लॉन्च करनी है. ठीक है, ऑटो के अंदर हमने मेन कीवर्ड के साथ डाउन ओनली के ऊपर जाना है, जो आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी होगी. हमें पता है कि हमारी कैंपेन्स के अंदर 3 तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं. डाउन होती है, अप एंड डाउन होती है, या फिर जस्ट अप होती है. ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट इज मेंशन, अगर आप ये देखें EBR4, ये मैं लिंक भी कर दूंगी पोस्ट के साथ. सो यू कैन सी दैट ऑटो कैंपेन विद डाउन ओनली बिडिंग, क्लोज मैच ओनली के ऊपर. ठीक है, क्लोज मैच के ऊपर आपने चलानी है, ऑटो कैंपेन के साथ, डाउन ओनली बिडिंग के साथ चलानी है. अगर आप, सेकंड पॉइंट इज कि अगर आपकी ऑटो कैंपेन्स 4 से 5 दिन के अंदर परफॉर्म नहीं कर रही, राइट कीवर्ड नहीं निकाल के ला रही, तो आपने वो ऑटो कैंपेन बंद कर देनी है. ठीक है, अगर वो इररेलेवेंट कीवर्ड निकाल रही है. अब वो इररेलेवेंट कीवर्ड क्यों निकालती है? अगर आपकी लिस्टिंग कंटेंट, जो आपने लिस्टिंग बनाई है, जो आपने पूरा एक मटेरियल उसके अंदर Amazon पे लगाया है, दैट हैव सम इररेलेवेंट कीवर्ड्स और दैट इज नॉट बीइंग प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड. यू हैव टू मेक श्योर कि हमने ये नहीं करना कि हम जी लॉन्च कर लेते हैं और उसके बाद फिर पीछे आके जो है ना वो इसको एडिट कर लेंगे या और कीवर्ड्स ढूंढ लेंगे, उसके अंदर इन्फ्यूज कर लेंगे. पहले से ही अपना होमवर्क इतना सॉलिड रख के जाएं कि जिस वक्त आप लॉन्च करें, आपकी जो लिस्टिंग है वो 100% कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स के साथ जो कंप्लीटली रेलेवेंट है आपकी प्रोडक्ट और आपकी नीश के साथ, उसके ऊपर बनी हुई होनी चाहिए. ठीक है, तो ये आपने चीजें ध्यान में रखनी है. लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी इररेलेवेंट कीवर्ड्स निकल रहे हैं, आप अपनी लिस्टिंग भी चेक करें और उस अपनी ऑटो कैंपेन को बंद करें, और 20 दिन बाद जब आप प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर चुके हो अपनी लिस्टिंग को, उसको दोबारा से ऑन करें. अच्छा, उसके बाद हम क्या कहते हैं जी कि आपने जो है वो एक तो एग्जैक्ट कैंपेन चलानी है अपनी विद द मेन कीवर्ड. दैट इज योर मेन. अब मेन कीवर्ड क्या है? लेट्स सपोज उसकी कोई 40,000 या 50,000 की सर्च वॉल्यूम है. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी योर मेन कीवर्ड. अब मैं जब भी कोई कैंपेन डिजाइन करूंगी, मैं कैटेगराइज कर लूंगी कि यार ये
मेरा मेन है 50,000 वाला, उसका बजट मैं सेपरेट एलोकेट कर दूंगी। ये मेरे 5 से 10,000 या 15,000 वाले कीवर्ड्स हैं, 4 या 5 जितने भी वो बनते हैं, उनका मैं एक अलग बजट एलोकेट कर दूंगी। और जो मेरे उससे कम सर्च वॉल्यूम के हैं उनको मैं सेपरेटली हल्की पीपीसी के ऊपर, हल्की आंच के ऊपर रख के उनको भी चला दूंगी अपने साथ। ठीक है, इससे होगा क्या, अभी आप लोग अक्सर स्टूडेंट्स की गलती करते हैं कि हम एक साथ एक कैंपेन के अंदर जो है वो 15 20 25 डिफरेंट डिफरेंट सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स डाल देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है वो सारा का सारा बजट खा जाता है, और वो बेचारी जो छोटी मछलियां रह जाती हैं पीछे, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती। आपको पता ही नहीं चल पाता कि यार उसके ऊपर भी कोई सेल्स आ सकती है, नहीं आ सकती। ठीक है, तो आपने ये करना है कि आपने अपने कह लें कि डिपार्टमेंट्स बना लेने कि यार ये मेरा A+ एम्प्लॉई है, ये B है, ये C है, और उस हिसाब से उसकी सैलरी तय कर देनी है, उसकी बिडिंग स्ट्रेटजी तय कर देनी है, इसको इतने मिलने हैं, इसको इतने मिलने हैं, इसको इतने मिलने हैं, एंड देन सी हाउ दे स्टार्ट परफॉर्मिंग। ठीक है जी, तो एग्जैक्ट की मेन कीवर्ड की हमने एक कैंपेन बनानी है, फिर हमने एक कैंपेन बनानी है फ्रेज की। ठीक है, फ्रेज की बनानी है। फ्रेज के अंदर एक चीज का जो हमने ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमने जो ऊपर एग्जैक्ट अपना कीवर्ड की एक कैंपेन बनाई थी, उसको फ्रेज में हमने करना है, क्या करना है बोलो, नेगेटिव करना है। नेगेटिव करना है हमने फ्रेज के अंदर आके, और इसी तरह से हमने नीचे ब्रॉड की एक कैंपेन मेन कीवर्ड के साथ बनानी है, लेकिन उसमें हमने फ्रेज को नेगेटिव करना है। दोबारा से बताती हूँ, पहली कैंपेन बनी एग्जैक्ट मेन कीवर्ड की, दूसरी कैंपेन बनी फ्रेज मेन कीवर्ड की, उसके अंदर नेगेटिव किया एग्जैक्ट को, तीसरी कैंपेन बनी ब्रॉड की उस मेन कीवर्ड के ऊपर, और उसके अंदर नेगेटिव किया फ्रेज को। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपकी ये 3 कैंपेन्स इस चीज की बनेगी। अब उसके बाद हम बाकी की चीजें देखते हैं कि बाकी की चीजें क्या हम बनाते हैं पीपीसी के अंदर। ये तो 3 कैंपेन्स हमारी बन गई। ठीक है जी, अब इसके बाद बनेगी हमारी रेलेवेंट कैटेगरी टारगेटिंग की कैंपेन। ठीक है, प्रोडक्ट टारगेटिंग की, प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है, रेलेवेंट कैटेगरी के ऊपर करनी है। उस रेलेवेंट कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स वो टारगेट करनी है जिनकी प्राइस आपकी प्राइस से ज्यादा हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि उसकी लिस्टिंग आपसे बेहतर है और उसकी प्राइस आपसे कम है और वो प्रोडक्ट में डाल के बैठ जाऊं कि भाई इसके ऊपर मेरा एड दिखाना शुरू कर दे, मैं उससे महंगा बेच रही हूँ, मेरी प्रोडक्ट भी उससे घटिया है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ऐसा कॉम्पिटिटर उसमें चूज करना है जिसकी प्राइस आपसे ज्यादा हो और जिसकी लिस्टिंग के अंदर कोई ना कोई, या उसकी इमेजेस के अंदर कोई ना कोई आपसे कमी पाई जा रही हो। ठीक है जी, रेलेवेंट कैटेगरी टारगेटिंग हमने करनी है। उसके बाद जो बहुत अच्छी चीजें परफॉर्म करती हैं और जिन चीजों को आप लोग फोरसी कर जाते हो, नहीं देखते हो, ध्यान नहीं देते हो, दोज आर द स्पॉन्सर्ड वीडियो एड्स और द स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स। ठीक है, अब ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स या वीडियो एड्स किसको मिलते हैं? ये उसी को मिलते हैं जिस बेचारे ने पीछे पैसे खर्च करके अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवाई होती है। इफ यू आर गोइंग, व्हाई वी एम्फेसाइज ऑन दीज थिंग्स इज दैट दीज आर द प्रीमियम कंटेंट। देखिए, एक प्रीमियम सेलर बनने के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट दैट प्रीमियम कंटेंट इनटू योर प्रोडक्ट और इनटू योर अकाउंट। ठीक है, तो जो ब्रांड वीडियो एड्स होते हैं, जो स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं, उसके अलावा जो हेडलाइन सर्च एड्स होते हैं, ये सब चीजें उन लोगों को मिलती हैं जिन्होंने अपना ब्रांड रजिस्ट्री एनरोल करवाया हुआ होता है, और ईबीसी कंटेंट वगैरह भी उन्हीं लोगों को मिलता है। एक नॉर्मल जस्ट लॉन्च के बंदे को वो नहीं मिलता जिसने ये सारी चीजें नहीं करवाई हुई होंगी। ठीक है, तो वो आपने जरूर करवानी है या रिकमेंड जरूर करनी है एटलीस्ट अपने क्लाइंट को। उसके बाद आप स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो एड्स चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप स्पॉन्सर्ड हेडलाइन सर्च एड्स चला सकते हैं। बिड्स कैसे रखेंगे इन एड्स की? इन एड्स की बिड होगी 20% हायर देन एनी सजेस्टेड बिड दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम Amazon। तो अगर Amazon ने आपको £1 का बताया है तो आपने उसको 1.25 कर देना है। आपने हमेशा 25% ऊपर करके, जो भी Amazon कह रहा है कि यार मुझे $1-2 दे दो, मैं तुम्हारे इस कीवर्ड के अगेंस्ट तुम्हें दिखाना शुरू करूंगा, तुम उसको कोई यार मैं 25% तुम्हें ज्यादा देता हूँ तो मेरा कीवर्ड दिखाओ। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने 25% अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी को इंक्रीज कर देना है। ठीक है, प्लेसमेंट बहुत जरूरी होती है आपकी पीपीसी कैंपेन्स की। पीपीसी कैंपेन्स के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम प्लेसमेंट एट द टॉप ऑफ द सर्च रखते हैं, अपनी एंड ऑफ द पेज रखते हैं, किस तरीके से। तो हमेशा जिस वक्त आप लॉन्च कर रहे हो तो आप एटलीस्ट अपनी जो है 30 to 50% जो है वो आप
टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर अपनी पीपीसी कैंपेन्स को बनाएंगे। ठीक हो गया जी। इससे नेक्स्ट हमारे पास हैं जी कीवर्ड ट्रैकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो देखी हो तो हसीब खान ने एक बहुत अच्छी वीडियो बना के ईबीआर के ऊपर, ईबीआर 3 के ऊपर रेलेवेंसी शीट की डाली हुई थी। रेलेवेंसी शीट के बारे में अक्सर बात हो चुकी है, जो कि होती है बेसिकली आपके कीवर्ड्स की, कि आपके पास क्या कीवर्ड्स हैं, उनकी सर्च वॉल्यूम क्या है, और उसके अंदर आप कहाँ पे रैंक हो रहे हैं। ठीक है, या आप मैन्युअली भी बना के अपने पास रख सकते हैं, और जो इसका बेस्ट तरीका है दैट इज थ्रू द हीलियम 10 कीवर्ड रैंकिंग ट्रैकर। ठीक है, ट्रैकिंग कीवर्ड रैंकिंग आपने वहां से करनी है। आपने हीलियम 10 का जो ये ट्रैकिंग का टूल है कीवर्ड का, इसके अंदर से आपने अपने वो सारे कीवर्ड्स निकाल लेने हैं और उनको मॉनिटर करना है और उनकी कैटेगरीज बना लेनी है कि यार उसको कलर्स, उसके कलर्स डिफरेंट कर लें कि ये 5 से 10 हजार का है, ये 2 से 4 हजार का है, ये 50 हजार का है। उसके कलर्स डिफरेंट करें और फिर देखें कि आप किस पेज में कहाँ पे रैंक करते हैं। क्योंकि अगर आप मैनुअली, मतलब मैनुअली तो कोई वैसे भी उस तरह का तरीका नहीं है कि मैं इतने सारे कीवर्ड्स के ऊपर जाके देखूं कि मैं कहाँ पे रैंक हो रही हूँ। सो हीलियम 10 में वो आपको एक पेज के अंदर, एक शीट के अंदर आपकी पूरी कथारसिस करके रख देता है कि यार ये है इस वक्त तुम्हारी औकात, इस कीवर्ड के ऊपर इस पोजीशन पे तुम रैंक हुए हुए हो। ठीक है, एंड देन यू हैव टू सी दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कीवर्ड एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। वहां से आप देखोगे कि यार अच्छा, इस पे तो मैं पेज 5 पे जो है वो 5वीं पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ, चलो इस कीवर्ड को उठाते हैं और इसको ऊपर लेके आते हैं, इसकी सर्च वॉल्यूम अच्छी है। ठीक है, तो आप फिर अपनी कैंपेन्स को उस हिसाब से एडजस्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हीलियम 10 का जो कीवर्ड ट्रैकर टूल है वो आपने रैंकिंग का जरूर यूज करना है। उसके अंदर आप देखिए किस तरीके से ये हो रहा है। Sixth very very important point, which is directly related to the reviews. Reviews are the backbone of your product. Quality of the product is the backbone of your whole PL. ठीक है, क्वालिटी, उसकी ब्रांडिंग, उसकी कंसिस्टेंसी, वो किस तरीके से उसकी वीडियोस बनी हुई है, उसकी क्या, दीज ऑल फैक्टर्स गो बिहाइंड अ गुड रिव्यू। ठीक है, कैसे आता है गुड रिव्यू। अब वाइन प्रोग्राम क्या होता है, वाइन एनरोलमेंट क्या होती है। अब हमने आपको पहले समझा दिया कि भाई अमेजोन तो अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, पेड रिव्यूज वाली जो हम टोपी ड्रामे करते थे वो अब आप नहीं कर सकते हो। सो यू नीड टू गेट अ ऑथेंटिक रिव्यू ऑन योर प्रोडक्ट। अब वो ऑथेंटिक रिव्यू कहाँ से आएगा, वो ऑथेंटिक रिव्यू आता है आपके वाइन एनरोलमेंट प्रोग्राम के जरिए। ठीक है, यू हैव टू बी एनरोल्ड इन द वाइन प्रोग्राम। वाइन प्रोग्राम के अंदर ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स ही एनरोल हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ब्रांड रजिस्ट्री इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फ्यूचर whoever wants to build a PL brand on Amazon। ठीक है, वाइन के अंदर एनरोल होते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना है, वाइन के जो रिव्यूज होते हैं या वाइन के जो रिव्यूअर्स होते हैं, दोज आर बीइंग चोजन बाय अमेजोन। ठीक है, अमेजोन खुद उनको चूज करता है एंड दे आर द ऑथेंटिक बायर्स ऑल्सो। वो उनको प्रोडक्ट दे देता है और कहता है इसके अगेंस्ट वो इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, डिफरेंट उनके रिव्यूअर प्रोग्राम में एनरोल्ड लोग हो सकते हैं। वो बहुत डिटेल्ड और बहुत सही रिव्यू डाल के देते हैं। वो कोई ऐसा छोटा सा 2 लाइन का रिव्यू रख के आपको नहीं दे देते। अगर आप जाके देखें और ऊपर लिखा हुआ होता है वेरीफाइड वाइन रिव्यूअर। ठीक है, और वो बायर जो है, जो एक नॉर्मल जनरल बायर आपका बाहर बैठा हुआ है, वो उन रिव्यूज को बहुत सीरियसली लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यार ये एक जेन्युइन बंदे से आए हैं, अमेजोन ने खुद इस बंदे को चूज किया है और इस बंदे को ये प्रोडक्ट दिया है, तो इसका रिव्यू तो ठीक ही होगा। ऑथेंटिसिटी होती है ना एक बंदे की, मतलब एक बड़ा बंदा जब हमें कोई बात कहता है तो हम कहते हैं यार ये बात जो है ना ये सही है, इसका एक्सपीरियंस है, ये चूजन बंदा है, तो ये ठीक बात कह रहा होगा। तो इसलिए मेक श्योर कि अगर आप वाइन एनरोलमेंट में अपनी प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो प्लीज 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 उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। द प्रोडक्ट शुड हैव अ वेरी गुड क्वालिटी सो इट कैन गेट अ बेटर एंड वेरी गुड रिव्यू दैट इज गोइंग टू अपलिफ्ट ऑल ऑफ योर लिस्टिंग इमीडिएटली। ठीक है, और उसको बहुत अच्छा रैंक करता है अमेजोन जो वाइन रिव्यू आता है आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद द 7th एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट इज द एक्सटर्नल ट्रैफिक। ठीक है जी, एक है हमारी इनसाइड ट्रैफिक जो कि अमेजोन के ऊपर बैठे हुए, अभी मैं अमेजोन के ऊपर बैठी हुई है, मेरी अमेजोन की विंडो खुली हुई है, इसके ऊपर जो मेरी अमेजोन के एफर्ट से जो ट्रैफिक आ रही है, पीपीसी से जो ट्रैफिक आ रही है, वो है अमेजोन की ट्रैफिक। कोई भी ट्रैफिक जब मेरी लिस्टिंग पे या अमेजोन के ऊपर बाहर से आ रही है, ठीक है,
The name says itself. So external traffic means anything which is coming from Google, from Facebook ads, from Instagram, from Pinterest. सारी चीजें जो बाहर से आ रही हैं Amazon के ऊपर, कि वहां का बंदा हम पकड़ के कह रहे हैं नहीं यार इधर आओ, हमारी ट्रेनिंग ज्यादा बेहतर है, हमसे आके ले लो ट्रेनिंग, ये देखो यहाँ पे हम भी दे रहे हैं चीज, ठीक है. That is called external traffic that you are bringing through external channels to your listing. So Amazon value that a lot. Amazon values your क्या कहना चाहिए, interest. Amazon values your integrity, कि भाई ये मेरा वफादार है, ये मेरे प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, इसके पास चांस था कि अपनी वेबसाइट से डायरेक्ट सेल ले लेता, फुल 100% प्रॉफिट ले लेता, लेकिन ये अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करके मेरे पास ले आया है, और वो उस केस में आपकी जो लिस्टिंग है वो अपलिफ्ट कर देता है. एक्सटर्नल ट्रैफिक के ऊपर जो आपको सेल्स आती हैं, उसके ऊपर आपकी जो FBA फीसेस हैं उसको Amazon 10% तक रिबेट दे देता है, कम कर देता है. ये बहुत सारे लोगों को इस चीज का पता नहीं है. थैंक यू टू सर फारूक मलिक, मुझे भी इस चीज का नहीं पता था. आई केम टू नो आफ्टर लिस्टिंग टू हिज वीडियो. सो दिस इज एन एक्सीलेंट थिंग. मुझे 10% मेरी FBA की सेल्स के अंदर जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है. अगर मेरी बाहर की एफिलिएट मार्केटिंग से कोई सेल आ रही है तो हाउ कैन इट गेट बेटर देन दैट. अच्छा, अभी करनी कहाँ पे है, ये गूगल पे आप करें, गूगल एड्स चलाएं, फेसबुक एड्स चलाएं, पिंटरेस्ट एड्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं. पिंटरेस्ट के बारे में सीखें, समझें, देखें. डाइवर्सिफाई. द कोर subject, the core idea of today's video is diversification. Until and unless you will develop that diversification in your marketing, your speaking, your career, in your thing, you will not reach to that level. वो इनकलाब जो है ना, वो इनकलाबी PL ऐसे नहीं बनता. वो इनकलाबी PL बनाने के लिए अंदर से लहू निकालना पड़ता है और जेब में से पैसे निकालने पड़ते हैं, ठीक है. तो वो लहू लगाएं अपनी एनर्जी के अंदर, अपने बैठ के काम करने के अंदर, अपनी सर्च के अंदर, अपनी सीखने की कुवत के अंदर, ताकत के अंदर, और वो पैसा लगाएं उस इन्वेंट्री को और उस चीजों को पे करने के लिए, ठीक है. तो ये एक क्विक वेरी ब्रीफ, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ओवरव्यू फॉर योर EBR4 strategy from me to you. So all those my students स्पेशली जो कि ये कह रहे थे कि मैडम आपने EBR4 हमें नहीं बताया अभी तक. So there you go. This is straight out to you guys. Now if you have any questions or anything, comment below and tag me. I will be answering those questions for you. और इसके साथ ही अपने आप पे बहुत ज्यादा काम करें, अपनी विजन पे, अपने गोल्स पे बहुत ज्यादा काम करें. You got the power. Nothing is easy. Nothing is being achieved easily. World is changing. We have to change with them. ठीक है जी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.